हेलो बच्चों, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स टीचर। अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को। यानी अभी हम लोग 2 नंबर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो फर्स्ट बुक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद सेकंड बुक समष्टि यानी मैक्रो का बनेगा माइक्रो के बाद। देखिए, आप लोग सभी का डिमांड था, आप लोग हम कमेंट पढ़े, बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव बनाइए, इसलिए हम सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आ गए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। यहां से ही व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए 2026 एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से पढ़िए। सवाल नंबर 1 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जैक 2009 में आया है, 2009 में आया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को परिभाषित करना है। देखिए, व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो में क्या होता है? स्मॉल यानी सूक्ष्म यानी छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें एक अर्थव्यवस्था की, संपूर्ण नहीं, एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं मतलब आय रोजगार का अध्ययन सूक्ष्म यानी व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा, छोटे स्तर पर किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि एक परिवार के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उद्योग के बारे में, एक बाजार के बारे में, एक क्रेता विक्रेता के बारे में। देखिए, व्यष्टि मतलब माइक्रो और माइक्रो मतलब छोटा, तो इसमें आय रोजगार का अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा, बड़े स्तर पर नहीं होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर नहीं होगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर समष्टि में होता है, मैक्रो में होता है। ठीक है, चलिए आंसर को पढ़ते हैं। आंसर देखिए, व्यष्टि यानी माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, यह बात सही है, जिसका अर्थ सूक्ष्म या छोटा होता है। अर्थात अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में आय रोजगार का अध्ययन व्यक्तिगत यानी छोटे स्तर पर किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमत स्तर, ठीक है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये सब होगा। इसमें सब व्यक्तिगत होगा, मतलब पर्सनल, मतलब एक एक करके छोटे स्तर पर। ठीक है, यहां पर सब होगा छोटे स्तर पर। एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया माने आय रोजगार का अध्ययन क्या होगा? व्यक्तिगत यानी छोटे स्तर पर किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात है, माइक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। इसीलिए इसमें आर्थिक क्रिया का अध्ययन जो है छोटे स्तर पर एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, समष्टि में होगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, बड़े स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल मांग, कुल पूर्ति, ये सब होगा समष्टि में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सवाल नंबर 2 को पढ़ेंगे। 2 नंबर देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए, 2 देखिए, 2 नंबर सवाल है, परिवर्तनशील साधन से आप क्या समझते हैं? जैक 2009। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, सारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखिए जैक 2009 में आया है, परिवर्तनशील साधन से आप क्या समझते हैं? परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल फैक्टर। देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में 2 तरह का साधन होता है, एक होता है स्थिर साधन फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, देखिए उत्पादन में ना जो साधन प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहेगा उसको बोलेंगे स्थिर साधन। जैसे भूमि, एक बार लग गया जमीन, स्थिर रहेगा, बिल्डिंग स्थिर रहेगा, मशीन स्थिर रहेगा, तो इसको बोलेंगे स्थिर साधन, जो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहता है। दूसरा परिवर्तनशील साधन यानी वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? जो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर घटते बढ़ते रहता है, यानी बदलते रहता है। जैसे प्रत्येक स्तर पर लेबर कम बेसी होगा, कच्चे माल कम बेसी होगा, पूंजी कम बेसी होगा, उसको बोलेंगे परिवर्तनशील साधन। देखिए आंसर है उत्तर, वह साधन जो उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर घटते बढ़ते रहता है यानी बदलते रहता है, उसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे कि श्रमिक यानी लेबर हो गया, कच्चे माल हो गया, पूंजी हो गया, ये सब हो जाएगा आपका परिवर्तनशील साधन। उत्पादन में बार बार क्या होता है? कच्चा माल कभी कम कभी ज्यादा होता है, लेबर कभी कम कभी ज्यादा, पूंजी कभी कम कभी ज्यादा, ये होगा आपका परिवर्तनशील साधन वेरिएबल फैक्टर। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए, सवाल नंबर 3 देखिए। 3, एकाधिकार बाजार में फर्मों यानी विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कब आया? जैक 2009 में। एकाधिकार बाजार बोला है यानी मोनोपोली मार्केट, तो मोनोपोली यानी एक ही विक्रेता होगा। एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता, फर्मों की संख्या एक होती है, ओनली वन, सिंगल सेलर। ठीक है, ओनली वन फर्म होता है, तो आंसर होगा एक फर्म। ठीक है,
मोनोपोली एकाधिकार बाजार में एक ही फर्म एक ही विक्रेता होता है बाजार में, ठीक है, एक ही वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। जब बोलेगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, तब समरूप वस्तु का ढेरी फर्म होता है, एक से अधिक कई विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे फर्म, एकाधिकार में एक ही फर्म, ठीक है, याद रखिएगा। एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, अनेक क्रेता होता है, क्रेता अनेक होगा, विक्रेता एक होगा, फर्मों की संख्या एक होगी, एक। आगे बढ़िए, सवाल नंबर देखिए 4 को पढ़िए। 4 देखिए 4 क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की पूर्ति की लोच 0.8 है, यहां पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार है। जैक 2009 क्या बोल रहा है, जैक 2009 में आया है, एक वस्तु की पूर्ति की लोच 0.8 है, तो यहां पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार है, बताना है। देखिए पूर्ति की लोच लोचदार कब होगा और बेलोचदार कब होगा। जब पूर्ति की लोच का मान 1 से कम होगा तो बेलोचदार, और 1 से अधिक होगा तो लोचदार, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर 0.8 दिया है ना, चूंकि यहां पूर्ति की लोच 0.8 है, जो 1 से कम है, इसीलिए पूर्ति क्या होगी, बेलोचदार होगी। यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से अधिक होने पर लोचदार होगा, लोचदार। यदि बोल देता कि पूर्ति की लोच 2 है, 3 है, 1.5 है, तो आंसर हो जाता लोचदार। लेकिन जब बोलेगा पूर्ति की लोच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES लेस देन 1 है, तो उसको बोलेंगे बेलोचदार, तो उसको बोलेंगे बेलोचदार। यानी देखिए 0.8 दिया है, तो 0.8 क्या है, 1 से कम है, 0.5 दे देगा आपको, 0.6 दे देगा, तो हो जाएगा बेलोचदार। जब बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 है, तो 1 रहने पर, 1 के बराबर होने पर क्या होता है, इकाई लोचदार। जब 1 के बराबर होगा तो उसको बोलेंगे इकाई लोचदार, ठीक है। 1 से अधिक होने पर लोचदार, 1 से कम होने पर बेलोचदार, 1 के बराबर होने पर इकाई लोचदार। क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। देखिए 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, जैक 2010। क्या बोला, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका हिंदी क्या होगा, अर्थशास्त्र का सिद्धांत। अर्थशास्त्र का सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है, तो लिखा है कौन, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा था, याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। इसका डेफिनेशन क्या है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी मनुष्य धन प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहता है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल ने कहा था, ठीक है, मार्शल ने, कल्याण संबंधी विचारधारा। आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 6 नंबर, 6 पढ़िए, उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। जैक 2010 क्या बोल रहा है, उपयोगिता की परिभाषा। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी, तो किसी वस्तु या सेवा के अंदर मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने का जो संतुष्टि गुण होता है, उसको हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता मैंने क्या, इस कलम का क्या यूज है, इस कलम का क्या उपयोग है, तो इस कलम से हम लिख रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से भोजन खाएंगे तो पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगा। तो किसी वस्तु या सेवा के अंदर ना कुछ गुण होता है जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है, उसको बोलेंगे उपयोगिता, यानी उसका यूज। बोलिए, किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपा हुआ वह संतुष्टि गुण जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है, उसे उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है जिसके कारण ही व्यक्ति इसकी खरीदारी करते हैं। देखिए उपयोगिता मैंने क्या, प्रत्येक वस्तु या सेवा के अंदर ना कोई गुण है। जैसे दवाई खाएंगे तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, दर्द मिट जाएगा, भोजन खाएंगे तो पेट भर जाएगा, जैकेट पहनेंगे तो ठंडा से बच जाएंगे, गर्मी लगेगा। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेषता गुण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। 7 नंबर देखिए, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। जैक 2010, 2013, 15, 17, 19, देखिए कितना बार दिया है अवसर लागत ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जाम में बहुत बार दिया, बहुत बार, 10 में, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, लिख दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम लोग बोलेंगे अवसर लागत। तो बोलिए अवसर लागत कितना बार बोल चुके हैं, पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में, क्या बोले, बोलिए कि वर्तमान में किसी कार्य को करने के लिए उसके पीछे जिस कार्य को छोड़ना पड़ता है, छोड़ा गया काम का मूल्य आगे के नया काम के लिए अवसर लागत कहलाता है। क्या बोले कि एक काम को करने के लिए दूसरा जिस काम को छोड़ना पड़ता है, छोड़ा गया काम का जो वैल्यू है, लागत है, मूल्य है, वो नया काम के लिए अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। पढ़िए, वर्तमान में किसी कार्य को करने के लिए उसके पीछे जिस
कार्य को छोड़ना पड़ता है, छोड़ा गया काम का मूल्य नए काम के लिए अवसर लागत कहलाता है। एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में देखिए, सारा आंसर देखिए एकदम देसी भाषा में है, किताबी लैंग्वेज नहीं है, एकदम सरल भाषा में है। ठीक है, जैसे यदि आप 1000 वाला काम छोड़कर सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा देखने के लिए 1000 वाला काम जिसको आप खो देते हैं वह आपके लिए अवसर लागत कहलाएगी। क्या बोला? यदि आप 1000 वाला काम छोड़कर, जिससे आपका कमाई 1000 होता, उसको छोड़कर फिल्म देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए चले जाते हैं, तो सिनेमा देखने गए तो 1000 वाला काम छोड़ दिए, तो सिनेमा देखने के लिए जब 1000 रुपया त्याग दिए, उस सिनेमा के लिए आपका अवसर लागत कहलाएगा कि आप 1000 रुपया छोड़कर सिनेमा देखने गए, यानी सिनेमा के लिए आप 1000 रुपया त्याग दिए, वही आपका अवसर लागत कहलाएगा कि सिनेमा के लिए आपका 1000 रुपया चल गया। देखिए, वही बोल रहा है कि 1000 रुपया वाला काम जिसको आप खो देते हैं वह अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, यानी सिनेमा के लिए आप 1000 रुपया को त्याग दिए, अवसर लागत हो गया वही। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 8 को पढ़िए। 8 नंबर देखिए, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? जैक 2010 2011, देखिए 2 बार दिया है, जैक 2010 और 11। देखिए और दिया होगा, हम उतना नहीं ढूंढे हैं, जो हमको मिला हम लिख दिए। ठीक है, चलिए औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, एपी किसे कहते हैं? देखिए औसत उत्पाद, औसत मतलब होता है प्रति इकाई। देखिए सीमांत मतलब एक अतिरिक्त इकाई, सीमांत मतलब एक अतिरिक्त इकाई, और औसत मतलब प्रति इकाई, मैंने एगो से, सिंगल से। तो औसत मतलब प्रति इकाई, और उत्पादन क्या होता है? जब हम परिवर्तनशील साधन यानी श्रमिक लेबर लगाते हैं तो उत्पादन होता है। तो क्या बोलेंगे? किसी परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन मात्रा को औसत उत्पादन कहेंगे। क्या होगा? किसी परिवर्तनशील साधन मतलब श्रमिक यानी लेबर, ठीक है, कि प्रति इकाई माने एगो लगाने से, प्रति इकाई लगाने से जो उत्पादन होगा उसका नाम होगा औसत उत्पाद। कैसे निकलेगा? तो कुल उत्पादन को लेबर की संख्या से, परिवर्तनशील साधन श्रमिक की संख्या से भाग दे देंगे, अपने निकल जाएगा आपका औसत उत्पाद। देखिए एक परिवर्तनशील साधन यानी श्रमिक के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं, अर्थात कुल उत्पादन माने टोटल प्रोडक्शन को श्रमिक की मात्रा यानी लेबर से भाग देने पर औसत उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात गणित रूप में क्या होगा? एपी बराबर टीपी बटा एल, यानी औसत उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा? कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल उत्पाद कितना हुआ बटा हम कितना श्रमिक लगाए थे, यानी श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, यानी एपी बराबर हो जाएगा एवरेज प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर का संख्या। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 9 को पढ़िए। देखिए 9 नंबर देखिए, बाजार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, बाजार का डेफिनेशन देना है। मार्केट क्या है? व्हाट इज मार्केट? जैक 2010 2023 और आया है। ठीक है, हमको जो मिला लिख दिए, और भी आया है। तो जैक 2010 और 23 में आया है बाजार की परिभाषा। व्हाट इज मार्केट? देखिए मार्केट मतलब होता है कि वह जगह जहां पर क्रेता विक्रेता उपस्थित हो करके आपस में किसी वस्तु का एक प्राइस पर खरीद बिक्री लेन देन करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई जगह पर वर्षों से लग रहा है मार्केट तो उसी को बोलेंगे मार्केट, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट कोई फिक्स जगह नहीं होता है, यानी कहीं पर बाजार लग रहा है उसी को बोलेंगे बाजार, ऐसा नहीं है। बाजार कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी नया क्षेत्र बाजार हो सकता है, बशर्ते वहां पर क्रेता विक्रेता होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, और वस्तु का क्रेता विक्रेता के बीच खरीद बिक्री होना चाहिए, हो या बाजार। यानी बाजार का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र या स्थान से नहीं होता है, बल्कि उन सभी क्षेत्रों को बाजार कहा जाता है जहां पर विक्रेता विक्रेता उपस्थित होकर के आपस में एक प्रभावी कीमत पर, मतलब क्रेता विक्रेता के बीच सहमति से तय कीमत पर आपस में लेन देन खरीद बिक्री करता है। हो गया, पढ़िए। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसी विशेष स्थान से नहीं होता है, मतलब उसी को बोलेंगे बाजार, इसी को बोलेंगे बाजार, इसको बोलेंगे बाजार, जरूरी नहीं है। बाजार कोई भी क्षेत्र होगा, वहां पर क्रेता विक्रेता है, वस्तु है, वस्तु का लेन देन हो रहा है, मार्केट। बल्कि उन सभी क्षेत्र को बाजार कहा जाता है जहां किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता उपस्थित होते हैं और आपस में एक प्रभावी कीमत पर, माने क्रेता विक्रेता के सहमति से तय कीमत पर अपनी वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, सिंपल है कि अर्थशास्त्र में उन सभी क्षेत्र को बाजार कहा जाएगा जहां पर भी क्रेता विक्रेता उपस्थित होकर के आपस में एक दाम पर वस्तु लेन देन खरीद बिक्री कर रहा है, मार्केट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर 10 को पढ़िए। दुर्लभता की परिभाषा दीजिए, यानी स्कैरसिटी, इंग्लिश में होगा स्कैरसिटी, दुर्लभता की परिभाषा दीजिए। जैक 2011। ठीक है, दुर्लभता माने क्या होता है? देखिए मनुष्य के पास ना आवश्यकताएं अनंत है, ये लेंगे, वो करेंगे, ये चाहिए, वो सोचे थे, यानी आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन संसाधन सीमित है, यानी पैसा लिमिट है। तो मनुष्य को चयन करना पड़ता है कि
कौन आवश्यकता को पूरा किया जाए और कौन आवश्यकता को छोड़ दिया जाए। यानी मनुष्य के पास आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन यानी पैसा सीमित होते हैं। इस स्थिति को दुर्लभता कहा जाता है। यानी संसाधन सीमित है, संसाधन कम है, संसाधन का कष्ट है, इतना ही आवश्यकता है, ये लेना है, वो पूरा करना है, वो खरीदना है, ये चाहिए, वो सोचे हैं, इस तरह से पैसा कम पड़ जाता है, जिसको हम लोग दुर्लभता बोलेंगे। ठीक है, बोलिए। मनुष्य के पास आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित होते हैं, जिसके कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि कौन तो पूरा करेंगे, कौन तो छोड़ेंगे, कौन तो पूरा करना है, कौन तो नहीं करना है। इस तरह से इस स्थिति को दुर्लभता या सीमितता कहा जाता है कि संसाधन सीमित है, संसाधन दुर्लभ है। ठीक है, इसको बोलेंगे। यानी मनुष्य के पास आवश्यकता अनंत है, संसाधन सीमित है, जिसके चलते उसको चयन करना पड़ रहा है। इस स्थिति को बोलेंगे दुर्लभता। ठीक है, स्कैरसिटी, सीमितता। आगे बढ़िए, सवाल नंबर देखिए 11 को पढ़िए। मांग यानी डिमांड की परिभाषा दीजिए। जैक 2011, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। ठीक है, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है। तो मांग यानी डिमांड का डेफिनेशन देना है कि मांग किसे कहते हैं। देखिए, मांग मतलब क्या? कोई कस्टमर या उपभोक्ता बाजार जाता है और दुकानदार को क्या बोलता है? 2 किलो आलू दीजिए, 3 किलो प्याज दीजिए, 4 किलो टमाटर दीजिए। यही तो मांग है। यानी मांग माने क्या? मांग मतलब होता है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई क्रेता या उपभोक्ता एक निश्चित समय एवं कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, खरीदता है, उस मात्रा को मांग बोलेंगे। क्या बोले? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई क्रेता या उपभोक्ता एक निश्चित समय एवं कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, उसे मांग कहते हैं। ठीक है, एकदम देसी भाषा में, एकदम आसान शब्दों में। कोई भी क्रेता या उपभोक्ता बाजार जाता है तो एक निश्चित समय में जाता है, जब मतलब नहीं, जब उसका आवश्यकता होगा, जब जरूरत होगा, तो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जितना वस्तु खरीदने के लिए तैयार होता है, उस मात्रा को बोलेंगे मांग की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है पूर्ति। देखिए, मांग करता है क्रेता उपभोक्ता और पूर्ति करता है उत्पादक यानी दुकानदार विक्रेता। मांग माने खरीदारी जो करता है कस्टमर उपभोक्ता, और पूर्ति माने बिक्री जो करेगा विक्रेता यानी उत्पादक फर्म। पूर्ति यानी सप्लाई से क्या तात्पर्य है? पूर्ति से आप क्या समझते हैं? जैक 2011। ठीक है, तो पूर्ति में क्या हो जाएगा? पूर्ति में विक्रेता एक निश्चित समय एवं कीमत पर जितना मात्रा बेचने के लिए तैयार होगा, उसको बोलेंगे पूर्ति। मांग में क्रेता खरीदारी करेगा, पूर्ति में विक्रेता बिक्री करेगा। बोलिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई विक्रेता या उत्पादक या फर्म एक निश्चित समय एवं कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है, उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक है, कोई विक्रेता एक निश्चित समय एवं कीमत पर जितना मात्रा वस्तु का बेचने के लिए तैयार होगा, उस मात्रा को बोलेंगे पूर्ति यानी बिक्री यानी सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए, सवाल नंबर 13, कुल लागत की परिभाषा दीजिए। जैक 2011 क्या बोला है? कुल लागत माना टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसको बोलेंगे टीसी, टोटल कॉस्ट, टीसी बोलेंगे टोटल कॉस्ट। कुल लागत, देखिए कुल लागत माने क्या? उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु उत्पादन करने के दौरान जितना कुल खर्च होता है, जितना कुल पैसा लगाते हैं, खर्चा करते हैं, उसको बोलेंगे कुल लागत। तो देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में ना खर्च जो होता है, खर्च जो व्यय होता है, पैसा खर्च होता है, वो 2 तरह के साधन में होता है। कुछ होता है स्थिर साधन, जैसे भूमि या बिल्डिंग का भाड़ा, मशीन का लागत, इसको बोलेंगे कुल स्थिर लागत। और एक होता है परिवर्तनशील साधन, जैसे हो गया लेबर, कच्चा माल, पूंजी, यानी पूंजी पर ब्याज लगेगा, लेबर को देना होगा मजदूरी, कच्चा माल का दाम देना होगा किसान को, जो हम किसान से खरीदे कच्चा माल, तो ये हो गया परिवर्तनशील लागत। तो स्थिर साधन पर जो खर्च हुआ वो हुआ कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी। और जो परिवर्तनशील साधन पर खर्च हुआ, लेबर पर, कच्चा माल पर, पूंजी पर, उसको बोलेंगे कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया कुल लागत, टीसी, टोटल कॉस्ट। यानी उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों मिला करके उसमें जो खर्चा होता है, उसको बोलेंगे कुल लागत। बोलिए, कुल लागत क्या है? कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवं कुल परिवर्तनशील लागत, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जोड़ को कुल लागत, टोटल कॉस्ट कहते हैं। यानी कुल लागत क्या होगा? कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत, टीसी हो जाएगा, टीएफसी जोड़ टीवीसी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी उत्पादन प्रक्रिया में 2 तरह का खर्च होता है, एक होता है स्थिर साधन पे स्थिर लागत, एक होता है परिवर्तनशील साधन पे परिवर्तनशील लागत। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया कुल लागत, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। आगे देखिए, सवाल नंबर है 14 यानी 14 को पढ़िए। सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु क्या है? जैक 2012। ठीक है, जैक 2012 क्या बोला? सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु क्या है, यानी सुपीरियर गुड्स। देखिए, सामान्य माने थोड़ा सा अच्छा वस्तु, थोड़ा सा श्रेष्ठ वस्तु माने उच्च कोटि का वस्तु। देखिए, जब इंसान का ना उपभोक्ता का आय बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो वह अच्छा वस्तु का डिमांड ज्यादा करता है, और जब इनकम कम हो जाता है तो फिर अच्छा वस्तु का डिमांड कम कर पाता है। वही तो है सामान्य वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु।
सिंपल है, थोड़ा अच्छा वस्तु, अच्छा कंपनी का, अच्छा क्वालिटी का, थोड़ा ब्रांड वाला वस्तु जो अधिक टिकाऊ होता है, अच्छा होता है। तो बोलिए सामान्य श्रेष्ठ वस्तु क्या है? यानी वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ेगी और उपभोक्ता का आय कम होने पर घट जाएगी, क्योंकि इसका दाम थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा इसका दाम लगता है। ये अच्छा वस्तु है तो दाम तो लगेगा, यानी जब उपभोक्ता का आय बढ़ेगा तो बेसी खरीद पाएगा, और जब आय कम हो जाएगा तो कम खरीद पाएगा। यानी उपभोक्ता का आय और मांग में सीधा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। ठीक है, पढ़िए, वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर या आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और आय घटने के साथ घटती है, उसे सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु कहा जाता है। यानी सामान्य वस्तुओं में उपभोक्ता की आय एवं मांग के बीच सीधा धनात्मक संबंध पाया जाता है। समझिए, एक तरफ है इनकम, एक तरफ क्या है? इनकम, एक तरफ क्या है? डिमांड। बोलता है जब उपभोक्ता का यानी व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा फुटानी, तो बढ़िया वस्तु का डिमांड ज्यादा करेगा, और जब इनकम घट जाएगा, कमाई घट जाएगा, तो बढ़िया वस्तु खाएगा लेकिन कम खा पाएगा। यानी वह वस्तु जिसका डिमांड इनकम बढ़ने से बढ़ता है और इनकम घटने से घटता है, तो इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। देखिए ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो प्लस प्लस प्लस, इनकम घटा डिमांड घटा, माइनस माइनस भी प्लस, तो उसको बोलेंगे सामान्य वस्तु श्रेष्ठ वस्तु। याद रखिएगा, जब इसका बनाइएगा ग्राफ ना, जब इसका ग्राफ बनाइएगा एक्स वाई, जब ग्राफ बनाइएगा इधर इनकम और इधर डिमांड, तो क्या होगा? कम इनकम में कम डिमांड, अधिक में अधिक डिमांड, ग्राफ आपका ऊपर जाएगा। ये आपका डीडी हो जाएगा, डिमांड कर्व। ठीक, ग्राफ आपका ऊपर जाएगा। ये आपका हो गया इनकम 1, इनकम 2, ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। डिमांड कर्व जो है मांग वक्र ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि सामान्य वस्तु श्रेष्ठ वस्तु में क्या होता है? जैसे जैसे उपभोक्ता का इनकम बढ़ेगा वो अच्छा वस्तु अधिक खरीदेगा, और इनकम घट जाने से कम खरीद पाएगा। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ। आगे पढ़िए, आगे देखिए घटिया वस्तु। ठीक है, आगे 15 है घटिया या निम्न कोटि की वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स क्या है? जैक 2012। ठीक है, 2012 में दिया है घटिया या निम्न कोटि की वस्तु क्या है? घटिया माने क्या? जो बिकता है फुटपाथ में, जो अक्सर बिकता है फुटपाथ में, उसको बोलेंगे घटिया वस्तु। निम्न कोटि का वस्तु जिसका दाम कम होता है, जो गरीब लोग अधिक खरीदता है। ठीक है, जो कम क्वालिटी का कम दिन चलता है, उतना क्वालिटी भी ठीक नहीं होता है। घटिया माने क्या? निम्न कोटि का। तो बोले घटिया वस्तु क्या है? किसको बोलेंगे घटिया वस्तु? किसको बोलेंगे? देखिए, जब उपभोक्ता का आय बढ़ जाता है तो वह सामान्य वस्तु खरीदेगा, वो खरीदेगा श्रेष्ठ वस्तु, तो फिर घटिया वस्तु का डिमांड कम कर देगा। और जब उपभोक्ता का आय कम हो जाएगा तो वह सामान्य श्रेष्ठ वस्तु कम खरीद पाएगा, तब उसके जगह पर घटिया वस्तु अधिक खरीदेगा। यानी घटिया वस्तु क्या है? जब उपभोक्ता का आय बढ़ने से किसी वस्तु का मांग कम हो जाए और आय घटने से वस्तु का मांग बढ़ जाए, तो उसको बोलेंगे घटिया वस्तु। ठीक है, बोलिए, वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ घटती है और आय घटने के साथ बढ़ती है। घटिया माने क्या? जब मेरा इनकम बढ़ जाएगा तो हम अच्छा वाला खरीदेंगे, तो घटिया वस्तु कम खरीदेंगे, और जब इनकम घट जाएगा तो अच्छा खरीद नहीं पाएंगे, उसका दाम ज्यादा है, तो जब आय घट जाएगा अच्छा खरीद नहीं पाएंगे, तब उसकी जगह पर घटिया वस्तु ही खरीदेंगे। यानी आय बढ़ने के साथ घटती है और आय घटने के साथ बढ़ती है, उसे घटिया या निम्न कोटि की वस्तु कहा जाता है। यानी घटिया वस्तु में उपभोक्ता की आय एवं मांग के बीच विपरीत ऋणात्मक यानी उल्टा संबंध पाया जाता है। देखिए, ये आपका हो गया इनकम, इनकम, ये आपका हो गया इधर डिमांड। ठीक है, तो बोलिए, जब इनकम बढ़ेगा तो घटिया वस्तु का डिमांड आदमी कम करेगा, अच्छा वस्तु खाएगा, घटिया क्यों खाएगा? लेकिन जब इनकम घट जाएगा, अच्छा खा नहीं पाएगा, तब वो घटिया वस्तु खाएगा। यानी इनकम और डिमांड में क्या है? नेगेटिव संबंध है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो इसका जो ग्राफ है वो जाएगा नीचे। देखिए, जब इनकम ज्यादा तो घटिया वस्तु कम खाएंगे। देखिए, ये इनकम है, ये डिमांड है। ठीक है, जब इनकम रहेगा देखिए ज्यादा तो घटिया वस्तु कम खाएंगे, देखिए इनकम ज्यादा है तो कम खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही इनकम मेरा क्या बोलता है घट जाएगा, मेरा इनकम घट जाएगा, तो हमको घटिया वस्तु अधिक खाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक, ग्राफ जाएगा नीचे, जो डीडी जो डिमांड कर्व होगा वो कहाँ जाएगा? ग्राफ, ग्राफ आपका नीचे जाएगा नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा बढ़िया ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, जब आपका इनकम रहेगा ज्यादा तो घटिया वस्तु कम खरीदिएगा, जब इनकम कम हो जाएगा तो घटिया वस्तु देखिए अधिक खरीदिएगा। ठीक है, दोनों में नेगेटिव उल्टा संबंध है। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 16 को पढ़िए। देखिए 16 देखिए 16, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं क्या है? जैक 2013। क्या बोला? अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो अर्थव्यवस्था का 3 केंद्रीय समस्या है, ये है क्या? क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए? दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए? तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए? याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का 3 केंद्र समस्या होता है, क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, दूसरा उत्पादन कैसे करें, तीसरा उत्पादन किसके लिए करें। ठीक है, देखिए
अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए। देखिए, क्या करें इसका मतलब कौन सी वस्तु सेवा का उत्पादन करें, इसमें वस्तु सेवा का चयन होता है। कैसे करें माने तकनीक का चयन होगा, माने किस तरीका से, किस तकनीक से, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी से करेंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कोई पढ़ाता है व्हाइट बोर्ड में, कोई पढ़ाता है डिजिटल बोर्ड में, तो एक तरीका हुआ। जैसे किसान खेती करता है तो कोई खेत को जोतता है हल बैल से, कोई खेत जोतता है ट्रैक्टर से, वो तरीका हुआ, तकनीक हुआ। हम पढ़ा रहे हैं क्या बोलते हैं डिजिटल बोर्ड में, कोई पढ़ाएगा व्हाइट बोर्ड में, इस तरह होता है तरीका। उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब यहां पर उत्पादन करके उत्पादित वस्तु को बेच के आय संसाधन का वितरण करना है। इसमें आय संसाधन का वितरण, इसमें तकनीक का चयन, इसमें वस्तु सेवा का चयन। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए 17 देखिए, मांग तालिका क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है। जैक 2010 और 13 में आया है। मांग तालिका क्या है, ठीक है, डिमांड शेड्यूल। देखिए, मांग तालिका, कोई क्रेता या उपभोक्ता एक निश्चित समय एवं कीमत पर कोई वस्तु का जितना भिन्न भिन्न मात्रा खरीदता है उसको जब एक तालिका में सूची में दिखाएंगे उसको बोलेंगे मांग तालिका। यानी कोई कस्टमर अलग अलग दाम पर जितना अलग अलग खरीदारी किया उसको जिस टेबल में सूची में दिखाया जाएगा उसको बोलेंगे मांग तालिका। ठीक है, पढ़िए, एक निश्चित समय में किसी उपभोक्ता या क्रेता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तु की मात्राओं की सूची को मांग तालिका कहते हैं। ठीक है, मांग तालिका कहते हैं, मांग तालिका कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, सिंपल है, एकदम आसान भाषा में है। एक निश्चित समय में जब जरूरत पड़ेगा तब किसी उपभोक्ता या क्रेता द्वारा विभिन्न कीमतों पर अलग अलग दाम पर खरीदी गई वस्तु की मात्राओं, अलग अलग मात्रा की सूची को, तालिका को मांग तालिका कहते हैं। देखिए, एग्जांपल दे दी, उदाहरण देखिए, वस्तु का कीमत है, प्राइस, अलग अलग प्राइस है, 5, 10, 15, 20। देखिए, मांग है यानी डिमांड 180, 60, 40। देखिए, जब वस्तु का देखिए प्राइस कम रहता है तो डिमांड देखिए ज्यादा होता है, कम दाम में लोग बेसी खरीदता है। ठीक है, देखिए जैसे दाम बढ़ गया 10 हो गया, देखिए डिमांड कम हो गया, और दाम बढ़ गया 15 हो गया, देखिए और डिमांड कम हो गया, देखिए और दाम हो गया बढ़ के 20 हो गया, देखिए और डिमांड कम हो गया। यानी दाम बढ़ने से डिमांड घटती है और दाम घटने से डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो मांग तालिका वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच विपरीत नेगेटिव संबंध को बताती है। उल्टा बात है, देखिए ना, जब देखिए दाम कम है देखिए डिमांड ज्यादा है, देखिए जब दाम ज्यादा है देखिए डिमांड कम है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे ही दाम ज्यादा हुआ देखिए डिमांड कम हो गया, तो कीमत और डिमांड में यानी मांग में उल्टा विपरीत संबंध होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखिए सवाल देखिए 18 पढ़िए। 18 औसत लागत माने एवरेज कॉस्ट, एसी क्या है, जैक 2013। ठीक है, जैक 2013 में आया है। औसत लागत क्या है, फिर देखिए आ गया औसत। औसत मतलब प्रति इकाई और लागत मतलब उत्पादन करने में जो पैसा लगता है, जो पैसा खर्च होता है, तो उसको जोड़ दीजिए। किसी वस्तु की उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहेंगे। क्या बोले, औसत मतलब प्रति इकाई माने एगो से, और लागत मतलब उत्पादन में जो खर्च हुआ, तो कैसे बोलेंगे, बोलिए, किसी वस्तु की उत्पादन की प्रति इकाई लागत को बोलेंगे औसत लागत। कैसे निकलेगा, तो कुल लागत को जितना मात्रा उत्पादन किए उससे भाग दे देंगे, निकल जाएगा औसत लागत। देखिए, औसत में क्या, हम लोग बचपन में बहुत सारा औसत पढ़े हैं कि 10 बच्चा का लंबाई का औसत निकालिए। बोले कैसे निकालते हैं, 10 बच्चा का लंबाई को नाप करके या पूछ करके लंबाई को जोड़ देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं, वही तो करते हैं। तो कुल को नंबर से भाग दीजिए, हो गया औसत। पढ़िए, औसत लागत क्या है, किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन की लागत को औसत लागत कहते हैं। अर्थात औसत लागत क्या होगा, कुल लागत को भाग दे दीजिए उत्पादन की मात्रा से, आपका AC बराबर TC बटा Q हो जाएगा औसत लागत। यानी एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग दिया जाता है यानी AC बराबर TC बटा Q, तो उसको बोलेंगे औसत लागत। एकदम सिंपल है, औसत मतलब प्रति इकाई, तो प्रति इकाई उत्पादन की जो लागत होगा उसको बोलेंगे औसत लागत। ठीक है, कुल लागत भागा उत्पादन की मात्रा, AC बराबर TC बटा Q। आगे बढ़िए, सवाल नंबर देखिए 19 को पढ़िए। देखिए 19 देखिए 19, सीमांत लागत से आप क्या तात्पर्य है, सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं। यानी सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट का देना है परिभाषा, डेफिनेशन देना है, जैक 2014। ठीक है, देखिए सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। अब सीमांत मतलब समझना है, सीमांत यानी एक अतिरिक्त, और लागत मैंने क्या, उत्पादन में जो खर्च हुआ। अब देखिए, औसत मतलब प्रति इकाई उत्पादन का लागत को औसत लागत बोलेंगे, और सीमांत मतलब क्या, सीमांत मतलब होता है किसी वस्तु का एक अतिरिक्त मात्रा, प्रति इकाई नहीं, एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने से कुल लागत में यानी कुल खर्च में जो परिवर्तन या वृद्धि होता है उसको बोलेंगे सीमांत लागत। क्या बोले, किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट में, कुल खर्च में जो परिवर्तन या वृद्धि होता है उसको बोलेंगे सीमांत लागत। समझिए,
जैसे यह उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी, यह है टोटल कॉस्ट कुल लागत, ठीक है। हम पहले 5 इकाई उत्पादन किए थे, खर्चा हुआ था 50 रुपया। एक इकाई एक्स्ट्रा किए, मतलब 6 इकाई किए, खर्चा हो गया 60 रुपया। तो बोलिए एक इकाई एक्स्ट्रा करने से खर्चा में चेंज कितना हुआ? 10 रुपया। इसी का नाम है मार्जिनल कॉस्ट। क्या समझ में आया? किसी वस्तु का एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, एक्स्ट्रा परिवर्तन वृद्धि होता है, 10 रुपया जो हुआ उसको बोलेंगे एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो बोलिए किसी वस्तु की एकत्रित इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत टीसी में जो वृद्धि या परिवर्तन होता है उसे उस इकाई का सीमांत लागत कहते हैं। तो बोले सीमांत लागत क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एमसी बराबर क्या होगा? डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू, यानी एमसी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। देखिए यहां जो आंसर आया 10, देखिए 10 कैसे आया, बढ़िया ध्यान दीजिएगा। एमसी क्या होता है? यानी कुल लागत टीसी में कितना चेंज हुआ और मात्रा में कितना चेंज किए, भाग दे दीजिए, आपका एमसी निकल जाएगा। देख लीजिए यहां पर, बोलिए 5 इकाई में टीसी था 50 और 6 इकाई में कितना टीसी है? 60। तो बोलिए पहले 50 था, बाद में 60 हुआ, कितना चेंज हुआ? 10। डेल्टा टीसी में चेंज 10 हुआ, ठीक है, 10 हुआ। डेल्टा क्यू बोला है, यानी क्वांटिटी में चेंज, मात्रा में चेंज, उत्पादन मात्रा में चेंज। पहले 5 था, फिर 6 हुआ, तो 1 बढ़ाना, तो 1 कर दीजिए, 10 बाई 1 कितना हो जाएगा? 10 हो गया सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। यानी उत्पादन की मात्रा के सापेक्ष कुल लागत में परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू एमसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 20 को पढ़िए। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करें, जैक 2019। क्या बोला है? आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया मतलब वह क्रिया जिससे लोगों को आय रोजगार प्राप्त हो, वह काम जिससे लोगों को धन प्राप्त हो, आय रोजगार मिले, उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। यानी वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय रोजगार यानी धन की प्राप्ति होती है उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमको उससे आय प्राप्त होता है। कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक में मतलब मेडिकल में इलाज करता है, आय प्राप्त करता है, वो भी उसको भी आय प्राप्त होता है। कोई साइकिल मिस्त्री साइकिल ठीक करता है, वो भी आय प्राप्त करता है, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया क्या है? कोई दुकान चलाता है, वो भी आय प्राप्त करता है। यानी आदमी जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करता है उससे आय प्राप्त करता है, उस क्रिया को बोलेंगे आर्थिक क्रिया। बोलिए वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय यानी धन की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी मनुष्य अपनी जीवन यापन करने के लिए, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी क्रियाएं करते हैं सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना माने वस्तु सेवा बनाना, विनिमय करना माने बिक्री करना, खरीद बिक्री। तो बाजार में देखिएगा बहुत सारा दुकानदार होता है, वस्तु बना बना के बेचता है, आय प्राप्त करता है, लाभ कमाता है, अपना जीवन यापन करता है, जिंदगी चलाता है, आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया मतलब मनुष्य अपना घर चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए जो भी काम करके धन आय प्राप्त करता है उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया, ठीक है। देख लीजिएगा बढ़िया से। आगे चलिए सवाल नंबर देखिए 21 पढ़िए 21। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 2 कारण बताइए, जैक 2018, ठीक है, जैक 2018 में आया है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 2 कारण बताइए, कोई 2 कारण। देखिए आर्थिक समस्या है क्या? आर्थिक समस्या मतलब होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है किंतु उसे पूरा करने के लिए संसाधन माने पैसा धन सीमित होते हैं, जिसके कारण मनुष्य को यह चयन करना पड़ता है कि किन किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए। इसी चयन की समस्या को बोलेंगे आर्थिक समस्या। यानी आर्थिक समस्या क्या है? मनुष्य की आवश्यकता अनंत है और संसाधन कम है, धन संपत्ति कम है, तो उसको चयन करना पड़ेगा कौन काम तो करें कौन काम तो छोड़े। यही चयन की समस्या जो हम लोगों को प्रत्येक बार चयन करना पड़ता है, प्रत्येक स्थिति में कौन तो करे कौन तो छोड़े, कौन तो कर पाएंगे कौन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ये करना है वो लेना है वो पूरा करना है वो चाहिए वो जरूरत है, लेकिन पैसा उतना है नहीं तो चयन करेंगे। तो इसी चयन की समस्या को बोलेंगे आर्थिक समस्या। तो बोलिए आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है, पहला कारण है अनंत आवश्यकताएं, यानी मनुष्य की जरूरत अनंत है, मनुष्य को बहुत सारा आवश्यकता है, बहुत सारा जरूरत है उसका। और क्या है? सीमित संसाधन है और धन कम है, यानी आवश्यकताएं अनंत है और संसाधन सीमित है, लिमिट है, दुर्लभ है, इसलिए उसको चयन करना पड़ता है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है। आवश्यकताएं अनंत है और पैसा कम है, यानी संसाधन सीमित है, संसाधन कम है, लिमिट है, दुर्लभ है, ठीक है, इसलिए चयन करना पड़ता है। आगे पढ़िएगा, देखिए 22 पढ़िए, 22 देखिए 22 स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु के दो उदाहरण दीजिए, जैक 2019। देखिए स्थानापन्न वस्तु पूरक वस्तु का दो एग्जांपल देना है, कब आया है? जैक 2019 में। देखिए स्थानापन्न मतलब वे 2 वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, क्या लिखिएगा? वे 2 वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य एक दूसरे के बदले में करते हैं, एक दूसरे के स्थान में करते हैं, उसको बोलेंगे स्थानापन्न वस्तु।
जैसे चाय के बदले कॉफी, या तो आदमी चाय पीता है या तो कॉफी पीता है, जूस के बदले कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, गुड़ के बदले चीनी, इट हो गया आपका स्थानापन्न वस्तु। अब पूरक क्या होता है? पूरक माने एक साथ, अदले बदले में नहीं, एक दूसरे का स्थान में नहीं, एक साथ। जैसे कार के साथ पेट्रोल, ठीक है, ये बोर्ड के साथ कलम, ये बोर्ड है कलम है ये नहीं, कैसे काम होगा? मोबाइल के साथ सिम कार्ड, ठीक है, कलम के साथ स्याही, ये जो है डिजिटल बोर्ड, इसके साथ पेन। यानी पूरक माने क्या? एक साथ, एक साथ होगा ना, पूरक माने एक साथ। बोलिए स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण। स्थानापन्न माने एक दूसरे के स्थान में, एक दूसरे के बदले। चाय कॉफी हो जाएगा, गुड़ चीनी, जूस कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हो जाएगा, ठीक है। पूरक वस्तु के उदाहरण, पूरक माने क्या? एक साथ, ज्वाइंट, ज्वाइंट। देखिए कार के साथ पेट्रोल, कलम के साथ स्याही, मोबाइल के साथ सिम, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के साथ पेन। बात बुझे? एक साथ, कॉपी के साथ कलम, एक साथ, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिए 23, देखिए 23 को पढ़िएगा। 23 देखिए 23, पूर्ति का नियम क्या है? जैक 2010 2016 क्या बोला है? पूर्ति का नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, ठीक है। पूर्ति का नियम क्या है? देखिए पूर्ति में क्या होता है? बिक्री। और बाजार में बेचता कौन है सामान? उत्पादक लोग, विक्रेता लोग सामान बेचता है। तो बोलिए जब वस्तु का दाम बढ़ेगा तो विक्रेता सामान अधिक बेचना चाहेगा क्योंकि उसको लाभ ज्यादा होगा, और जब वस्तु का प्राइस घट जाएगा, दाम घट जाएगा, तो बेचना कम चाहेगा क्योंकि उसको लाभ कम होगा। तो पूर्ति का नियम यही तो है। पूर्ति का नियम यही है कि अन्य बातों के समान रहने पर, यानी अन्य सभी कारक स्थिर रहने पर, जब बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दुकानदार उसकी अधिक मात्रा पूर्ति करना चाहता है, बेचना चाहता है, और जब कीमत घट जाती है तो दुकानदार उसकी पूर्ति यानी बिक्री कम करना चाहता है। क्योंकि जब दाम बढ़ेगा तो दुकानदार को लाभ ज्यादा होगा, और जब दाम घट जाएगा तो दुकानदार को लाभ कम होगा। यानी कीमत में और पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव। कीमत बढ़ेगा पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटेगा पूर्ति घटेगा, ठीक है। तो ग्राफ कहां जाएगा? बाएं से दाएं ऊपर जाएगा, धनात्मक रूप से ऊपर उठेगा। देख लीजिए अन्य बातों के समान रहने पर, यानी अन्य कारक स्थिर रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है यानी प्राइस बढ़ता है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है, दुकानदार अधिक बेचना चाहता है, लाभ ज्यादा होगा। और कीमत घटने पर पूर्ति भी घटती है क्योंकि लाभ कम हो जाएगा दुकानदार को। यानी किसी वस्तु की कीमत एवं पूर्ति के बीच धनात्मक सीधा संबंध पाया जाता है, जिसके कारण पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती है। देखिए यह है प्राइस, यह है सप्लाई। जब किसी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो दुकानदार सप्लाई बेसी करना चाहेगा, लाभ ज्यादा होगा, और जब प्राइस घट जाएगा तो सप्लाई करना कम चाहेगा। देखिए दोनों में ना पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव, क्योंकि बढ़ रहा है प्लस प्लस प्लस, ये घट रहा है माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस। तो पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन में ग्राफ जाता है ऊपर, बाएं से दाएं ऊपर जाता है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, इधर क्या है? प्राइस, इधर क्या है? सप्लाई, ठीक है। बोलिए जब दाम कम रहेगा तो दुकानदार बेचना कम चाहेगा, जब दाम बढ़ जाएगा दुकानदार बेचना अधिक चाहेगा। ग्राफ कहां जाएगा? बोलिए ऊपर जाएगा, एस एस हो गया सप्लाई कर्व, ठीक है। यानी कम दाम पर कम बेचेगा दुकानदार, जब दाम बढ़ेगा तो अधिक बेचना चाहेगा, ठीक है। ग्राफ जाएगा ऊपर, पूर्ति का नियम हो गया। ये बोला है ना कि पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठती है। देखिए ये बाएं से दाएं जा रहा है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर है। आगे चलिए देखिए 24, देखिए 24 उल्टा क्वेश्चन, देखिए उल्टा क्वेश्चन है 24। मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, जैक 2009, ठीक है। क्या बोला है? लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। कब दिया एग्जाम में? जैक 2009 में दिया था। खाली 9 में नहीं दिया है, बहुत बार दिया है, हम उतना ढूंढे नहीं, खोजे नहीं है। जैक 9 में क्या और भी दिया होगा, बहुत बार दिया है, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मांग का नियम क्या है? अब बोलिए मांग कौन करता है? पूर्ति किया दुकानदार, उत्पादक लोग, ठीक है, सेलर लोग। अब मांग कौन करेगा? तो मांग करेगा हम लोग, यानी कस्टमर, यानी उपभोक्ता, ठीक है। मांग कौन करता है? मांग माने खरीदारी, मांग माने खरीदारी, यानी उपभोक्ता करेगा, कस्टमर करेगा। अब बोलिए इसमें कौन नियम लगेगा? तो जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो हम लोग अब कम खरीदेंगे। उल्टा, जब कीमत बढ़ेगा ना तो दुकानदार बेसी बेचने खोजेगा, लेकिन कस्टमर खरीदना कम चाहेगा। दुकानदार का तो लाभ होगा, कस्टमर को क्या लाभ होगा? तो जब कीमत बढ़ जाएगा तो कस्टमर खरीदना कम चाहता है, और जब कीमत घट जाता है तब खरीदना अधिक चाहता है। जैसे देखिएगा अभी फूलगोभी ना, फूलगोभी अभी 5 टका 10 टका पीस फूलगोभी हो गया है, तो क्या करता है आदमी? देखिएगा घर में 2 गो 4 गो फूलगोभी लेकर चले आता है, लेकिन पहले फूलगोभी का दाम कितना था? 20 टका 30 टका पीस, तब 1 गो 2 गो लेकर आता था, और अभी एक बार में 4 गो 5 गो ले रहा है। यानी अभी सस्ता हो गया तो अधिक ले रहा है, पहले महंगा था तो कम ले रहा था। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। देखिए मांग का नियम क्या है? अन्य बातों के समान रहने पर, यानी अन्य कारकों के स्थिर रहने पर, अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होने पर। क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, मतलब कस्टमर खरीदारी कम करता है, उपभोक्ता कम खरीदना चाहता है। दाम बढ़ गया है तो कम खरीदेगा, और जब कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता खरीदना अधिक चाहता है।
यानी कीमत और मांग के बीच क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा संबंध है। तो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे। जब उल्टा होगा तो ग्राफ आएगा बाएं से दाएं नीचे, और जब सीधा होगा तो ऊपर जाएगा। तो बोलिए, अन्य बातों के समान रहने पर, स्थिर रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, यानी दाम बढ़ने पर उपभोक्ता कम खरीदना चाहेगा वस्तु को। दाम बढ़ गया ना तो कम खरीदेंगे, और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, और जब दाम घटेगा तो बेसी खरीदेंगे। यानी किसी वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच धनात्मक नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, धनात्मक नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋणात्मक, यानी विपरीत बोलेंगे, विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसके कारण मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्राइस है और क्या है, डिमांड है। जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, जैसे फूलगोभी का प्राइस पहले अधिक था 20 टका 30 टका पीस, तो हम लोग उसका कम खरीदे थे या नहीं खरीदे थे। लेकिन जैसे भी देखिए दाम घट गया फूलगोभी का, देखिए फूलगोभी कितना हो गया, 5 टका 10 टका पीस फूलगोभी हो गया। देखिए अभी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, अब एक बार में 2 गो 4 टो खरीदते हैं, 2-4 पीस खरीद लेते हैं, क्योंकि दाम घट गया तो डिमांड ज्यादा होगा, और दाम बेसी था तो डिमांड कम होगा। ठीक है, तो बोले क्या होगा नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे। देख लीजिए किसे ग्राफ बनेगा, देखिए ग्राफ बनेगा ऐसे, ग्राफ बनेगा ऐसे, इधर हो गया आपका प्राइस, इधर क्या हो गया आपका डिमांड। बोलिए, जब दाम रहेगा देखिए ज्यादा, देखिए दाम ज्यादा है तो डिमांड कम होगा, देखिए डिमांड कम है, और जैसे ही प्राइस घट जाएगा तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा, डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्राफ कहां जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा नीचे की ओर। देख लीजिए बाएं से दाएं नीचे की ओर जा रहा है, देखो वही लिखा हुआ है, मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मांग वक्र में बाएं से दाएं नीचे, और पूर्ति वक्र में बाएं से दाएं ऊपर। तो पूर्ति का नियम हो गया, इटो मांग का नियम है। लॉ ऑफ सप्लाई इंग्लिश में क्या होगा, हायर द प्राइस देन हायर द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस देन लोअर द सप्लाई। यानी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटने पर पूर्ति घटती है, यानी कीमत और पूर्ति के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देखिए इट उपभोक्ता के लिए, कस्टमर के लिए, हायर द प्राइस देन लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस देन हायर द डिमांड। यानी अधिक कीमत पर खरीदारी कम करता है कस्टमर, और कम कीमत पर खरीदारी अधिक करता है कस्टमर। उल्टा संबंध है, मांग में उल्टा है और पूर्ति में सीधा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर देखिए 25 पढ़िए। अल्पकाल में एक फर्म की औसत लागत माने एवरेज कॉस्ट एसी होगा, औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी, औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी से किस प्रकार संबंधित होती है, जैक 2014। ठीक, क्या बोला कि अल्पकाल में एक फर्म का एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत एसी, औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी, और औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब तीनों में क्या रिलेशन है, तीनों में क्या संबंध होता है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बोलिए, पढ़े हैं टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट जोड़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत। पढ़ेंगे नहीं पढ़े, यहां बोला क्या, यहां बोला औसत लागत एवरेज कॉस्ट। तो बोलिए एवरेज कॉस्ट निकलता कैसे है, जब टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देते हैं, तो जब इसको भाग दे देंगे इधर तो भाग देना पड़ेगा इधर भी, जब इधर देंगे तो इधर देना होगा, भाग दीजिए क्वांटिटी से, भाग दीजिए क्वांटिटी से। तो बोलिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्या होगा, एवरेज कॉस्ट। टीएफसी बटा क्यू क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। टीवीसी बटा क्यू क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। होगा कि नहीं होगा, यानी जब टीसी बटा क्यू है तो एसी, जब टीएफसी बटा क्यू है तो एएफसी, जब टीवीसी बटा क्यू है तो एवीसी। तो ये आपका प्रूव हो गया, एसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी होता है। ठीक है, औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत जोड़ औसत परिवर्तनशील लागत। देख लीजिए औसत लागत बराबर होता है औसत स्थिर लागत जोड़ औसत परिवर्तनशील लागत, यानी एसी बराबर होता है एएफसी जोड़ एवीसी। याद रखिएगा, देखिए फॉर्मूला होता है ये वाला, आप ये वाला से ये वाला प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरफ क्वांटिटी से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया टीसी टीएफसी टीवीसी में रिलेशन, ये हो गया एसी एएफसी और एवीसी में रिलेशन। क्लियर है, आगे चलिए। आगे देखिए 26 पढ़िए। उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, जैक 2017। क्या बोला है, 17 में दिया था कि उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। उत्पादन लागत यानी उत्पादन में जो रुपया लगाते हैं, ठीक है, उत्पादन कीजिएगा, वस्तु बनाइएगा तो लेबर लगाना होगा, कच्चा माल खरीदना होगा, जमीन बिल्डिंग भाड़ा लेना होगा, पूंजी लेना होगा उधार बैंक से या महाजन से, तो पैसा खर्च होता है उत्पादन करने में, वस्तु बनाने में, उसी को बोलेंगे लागत। यानी प्रत्येक फर्म या उत्पादक को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों पर जो रुपया खर्च करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, उसको बोलेंगे लागत।
देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति के साधनों पर किए गए कुल मुद्रा खर्चों को लागत कहते हैं। यानी लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है और उत्पादन बढ़ने पर लागत भी बढ़ती है। सिंपल बात है, बेसी उत्पादन कीजिएगा बेसी खर्चा होगा, कम कीजिएगा कम होगा। यानी लागत कितना होगा वह उत्पादन की मात्रा पर डिपेंड है कि हम कितना वस्तु बना रहे हैं। अधिक बना रहे हैं अधिक खर्च, कम बनाएंगे तो कम खर्च, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लागत मैंने क्या, कोई वस्तु को बना रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं तो जो रुपया हमको खर्च करना पड़ता है लेबर में, कच्चा माल में, जमीन में, बिल्डिंग में, मशीन में खर्चा करना पड़ता है, उसको बोलेंगे लागत। ठीक है, आगे देखिए 27, देखिए 27 संतुलन कीमत क्या है, जैक 2012 और 16 में दिया है। ये तो बहुत बार दिया है, खाली 12-16 में नहीं, बहुत बार है, हम एक दो खोज के लिख दिए हैं। संतुलन कीमत माने इक्विलिब्रियम प्राइस, देखिए इंग्लिश में होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, इंग्लिश में हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। बोलिए संतुलन कीमत। देखिए बाजार में हम लोग जब वस्तु खरीदते हैं तो दुकानदार कुछ दाम बोलता है, हम कुछ दाम बोलते हैं। देखिए दोनों में एक सहमति होता है, जैसे हम कोई वस्तु का दाम बोल दिए 500 और आप बोल रहे हैं 400, तो फिर लेन देन नहीं होगा, क्योंकि आप 400 में तैयार हैं, हम 500 में तैयार हैं। यानी हम विक्रेता हैं, हम 500 में बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्रेता हैं, आप 400 लेने के लिए तैयार हैं, तो लेन देन नहीं होगा, क्योंकि बात मिल नहीं रहा है। तो आप बोलेगा एक काम कीजिए 425 ले लीजिए, हम बोलेंगे एक काम करो 475 लगेगा। ठीक है, 25 टका कम कर दे रहे हैं, 475 लगेगा। आप बोल रहे हैं 425, हम बोल रहे हैं 475, फिर भी लेन देन नहीं होगा। फिर क्या होगा, दोनों में सहमति होगा और दोनों व्यक्ति बोलेगा तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, चलो 450 लो अब वस्तु दो। तो 450 में क्या हो गया, विक्रेता भी तैयार और कस्टमर भी तैयार। यानी कस्टमर खरीदने के लिए तैयार मतलब मांग, और दुकानदार बेचने के लिए तैयार मैंने पूर्ति। जब मांग पूर्ति बराबर हो गया तो संतुलन कीमत तय हो गया, अब वस्तु का लेन देन हो जाएगा, खरीद बिक्री हो जाएगा। यानी जब कस्टमर कोई दाम बोलेगा दूसरा और दुकानदार बोलेगा दूसरा तो लेन देन नहीं होगा। दोनों जब एक कीमत पर राजी होगा, तैयार होगा, तब वस्तु का लेन देन होता है। यानी कस्टमर का खरीदारी मतलब मांग और दुकानदार का बिक्री यानी पूर्ति जब तक बराबर नहीं हो, मांग पूर्ति खरीद बिक्री दोनों तैयार नहीं हो कस्टमर और दुकानदार, तो वस्तु लेन देन खरीद बिक्री नहीं होता है। बोलिए वह कीमत जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहा जाता है। यानी संतुलन कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए और विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है। बोलिए वस्तु लेन देन किस दाम पर हुआ, 450 में। ठीक है, कभी 425 में आप तैयार हैं तो हम नहीं हैं, 475 में हम हैं तो आप नहीं हैं, 450 में क्या हुआ, कस्टमर भी तैयार है दुकानदार भी तैयार है, तो उसको बोलेंगे संतुलन कीमत। वह कीमत जिस पर वस्तु का लेन देन हुआ, जिस पर कस्टमर का मांग दुकानदार का पूर्ति, मतलब दुकानदार बेचने के लिए कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हुआ, उसको बोलेंगे संतुलन कीमत। ठीक है, देखिए बोल रहा है ना कि संतुलन कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए और विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, चलिए यानी जिस कीमत पर वस्तु का मांग और पूर्ति खरीद और बिक्री बराबर होगा, कस्टमर और दुकानदार दोनों तैयार हो जाएगा, उसको बोलेंगे संतुलन कीमत। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 28 उत्पादक या फर्म कौन है, जैक 2013 क्या बोल रहा है, उत्पादक या फर्म कौन है। यानी उत्पादक किसे कहेंगे, फर्म किसको बोलेंगे। देखिए उत्पादक या फर्म एक ही चीज है। फर्म माने फैक्ट्री जहां वस्तु का उत्पादन होगा, और उत्पादक माने क्या, जो उत्पादन करता है। तो फर्म या उत्पादक क्या होता है, फर्म या उत्पादक मतलब फैक्ट्री में जो व्यक्ति अलग अलग साधन का प्रयोग करके नया नया वस्तु बनाता है, उत्पादन करता है, उसको बोलेंगे उत्पादक, उसको बोलेंगे फर्म। यानी फर्म या उत्पादक क्या है, जो भिन्न भिन्न उत्पत्ति के साधन, लेबर को, कच्चा माल को, मशीन को, जमीन को, बिल्डिंग को, आरो कुछ को जुगाड़ करके नया नया वस्तु उत्पादन करता है, बाजार में बेचता है, लाभ कमाता है, उसी का नाम क्या है, फर्म या उत्पादक। ठीक है, जैसे देखिए उत्पादक या फर्म एक आर्थिक एजेंट है, मतलब आर्थिक क्रिया करने वाला। ठीक है, आय रोजगार कमाने वाला, जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करता है। क्या समझे, फर्म या उत्पादक कौन है, फैक्ट्री में वह व्यक्ति जिसको लाभ कमाना होता है, वह भिन्न भिन्न उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करता है और नया नया वस्तु बनाता है और बेच के लाभ कमाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, जो साधनों के सहायता से नया नया वस्तु बनाता है और बेचता है। ठीक है, आगे पढ़िए, कहां बेचता है, बाजार में। आगे देखिए 29 इकाई के बराबर पूर्ति लोच प्रकट करने वाले रेखा चित्र बनाइए, जैक 2019 क्या बोला, इकाई के बराबर पूर्ति लोच प्रकट करने वाले रेखा चित्र बनाइए। देखिए आप लोग को हम एक ट्रिक देंगे, बता रहे हैं तरीका, ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बढ़िया सुनिएगा। जब भी कोई पूर्ति रेखा मूल बिंदु से ऊपर उठे, धनात्मक रूप से ऊपर जाए, मूल बिंदु देखिए ओरिजिन से ऊपर जाए, एकदम बीचों बीच, जितना इधर है देखिए उतना इधर है, एकदम बीचों बीच है, 45 डिग्री एंगल है, पूरा पूरी 90 होता है ना, पूरा पूरी 90 होता है तो आधा हो गया 45।
तो जब कोई पूर्ति रेखा एकदम मूल बिंदु से बीचों बीच सीधा ऊपर उठे तो उसको बोलेंगे इकाई के बराबर पूर्ति लोच, ES बराबर 1। और जब कोई पूर्ति रेखा मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से उठे तो इसको बोलेंगे ES ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक लोचदार पूर्ति के लिए। और जब कोई पूर्ति रेखा मूल बिंदु से नीचे से जाए, नीचे से, तो उसको बोलेंगे ES लेस देन 1, इकाई से कम पूर्ति लोच। याद रखिएगा, इकाई से अधिक बोलेगा तो 0 के ऊपर से जाएगा, इकाई से कम बोलेगा 0 के जाएगा नीचे से, नीचे से बोलेगा 1 के बराबर तो होगा एकदम बीचों बीच जाएगा, बीचों बीच जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 30 को पढ़िए। 30 देखिए, 30 देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR एवं MR में क्या संबंध होता है? जैक 2018 देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में AR माने एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम में क्या संबंध होता है? तो हम लोग पढ़े हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान कीमत पाया जाता है सभी फर्मों के बीच जहां AR बराबर MR होता है। हम बताएं फिगर, बोलिए। ये हो गया X, ये आपका हो गया Y, ठीक है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या? परफेक्ट कंपटीशन, ताबड़तोड़ कंपटीशन। वैसा बाजार जहां विक्रेता अनेक होता है, सबके पास एक समान वस्तु और एक समान दाम होता है। जब प्राइस रहेगा एक समान, तो जब प्राइस रहता है स्थिर ना, तो प्राइस बराबर होता है AR, तो AR भी स्थिर रहेगा। और जब AR स्थिर रहेगा तो AR बराबर क्या होगा? MR। तो याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। जो प्राइस है वही AR है, वही MR है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? बाजार में AR बराबर MR होता है, औसत आगम बराबर सीमांत आगम, एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए 31 देखिए, औसत लागत एवं सीमांत लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं? जैक 2020 क्या बोल रहा है? औसत लागत और सीमांत लागत वक्र कैसे दिखाई देता है? देखिए, औसत लागत माने एवरेज कॉस्ट AC, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट MC, वक्र यानी कर्व कैसा दिखाई देता है? तो सबको पता है, यू आकार का, यू अक्षर के जैसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये होता है आपका AC एवरेज कॉस्ट, और ये आपका होता है MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। तो अंग्रेजी में क्या होता है? यू होता है यू, देखिए देखिए उसी तरह दिख रहा है, देखिए यू आकार दिख रहा है, देखिए यू के दिख रहा है। यानी औसत लागत एवरेज कॉस्ट AC, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट MC, दोनों कैसा होता है? यू अक्षर की तरह होता है, यू अक्षर के जैसा होता है। क्या होगा? अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह, ठीक है। याद रखिएगा, अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह। एक चीज और याद रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्शन AP और सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट MP कैसा होता है? ये दोनों का फिगर कैसा होगा? ये दोनों का वक्र कैसा होगा? तो उल्टा यू आकार कैसा होता है? उल्टा यू आकार का। देख लीजिए, देखिए इस तरह होता है, इस तरह का। देखिए ये होता है आपका MP, ये आपका MP हो गया, और AP देखिए इस तरह का होता है, ये आपका AP हो गया। तो देख लीजिए, AP को देखिए और MP को देखिए, ये होता है U, देखिए उल्टा दिख रहा है, देखिए उल्टा दिख रहा है। तो ई दोनों का फिगर कैसा होगा? ई दोनों का फिगर हो जाएगा उल्टा यू आकार का। याद रखिएगा, उल्टा यू आकार का। तो AP और MP औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद ये वाला होगा उल्टा यू आकार का, और जो MC SC होगा वो होगा यू आकार का। देख लीजिए यू की तरह है, अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह। आगे देखिए 32 देखिए, 32 पढ़िए। 32 देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? जैक 2019 बोलिए, पूर्ण प्रतियोगिता में कितना फर्म, कितना विक्रेता होता है? अनेक होता है। बोलिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या? पूरी कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ताबड़तोड़ कंपटीशन। तो पूरी कंपटीशन कब होगा? जब विक्रेता एक होगा, 4 गो होगा, 1 और 4 गो नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, तब होगा पूर्ण प्रतियोगिता, ताबड़तोड़ कंपटीशन पाया जाएगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक फर्म, अनेक विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं? अनेक, यानी अत्यधिक फर्म, अत्यधिक विक्रेता होते हैं, तब ना कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। अनेक फर्म होते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर उद्योग होता है कीमत निर्धारक, माने उद्योग का मालिक। पूर्ण प्रतियोगिता में ना उद्योग रहेगा मालिक, जो दाम को तय करेगा, कीमत करेगा निर्धारित, और जो फर्म है, सभी फर्म यही दाम को स्वीकार करके अपना वस्तु वही दाम में बाजार में बेचेगा। तो फर्म को बोलेंगे कीमत स्वीकारक। सभी फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग द्वारा तय किया गया कीमत को स्वीकार करके अपना वस्तु वही दाम में बेचता है जो उद्योग लिखता है, उद्योग बेचने बोलता है। और उद्योग होगा, देखिए उद्योग होगा कीमत निर्धारित करने वाला, अब फर्म होगा कीमत स्वीकार करने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे पढ़िए। देखिए 33 देखिए, अल्पा अधिकार बाजार क्या है? जैक 2014, अल्पा अधिकार माना ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट। अल्पा अधिकार नाम से आंसर, अल्पा अधिकार जिसमें अल्प विक्रेता होगा, यानी कुछ ही फर्में होगा, कुछ ही विक्रेता होगा। अल्प अधिकार माने क्या?
जहां पर कुछ ही दुकानदार है, 2-4 को दुकानदार, 5-10 को दुकानदार, उसी को बोलेंगे अल्पाधिकार। बोलिए, ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु के कुछ विक्रेता यानी कुछ फर्म होते हैं, उसको बोलेंगे अल्पाधिकार बाजार। क्लियर है? देखिए, जिसमें एक होगा एकाधिकार, दो होगा द्विअधिकार, अल्प होगा अल्पाधिकार, बहुत होगा तो पूर्ण प्रतियोगिता। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 34 पढ़िए, 34 देखिए, 34 देखिए, 34 क्या है? द्विअधिकार बाजार की परिभाषा दे। क्या बोला? द्विअधिकार, जिसमें दो फर्म होगा, दो विक्रेता होगा। जैक 2023, ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु के केवल दो विक्रेता होते हैं उसे द्विअधिकार बाजार कहते हैं। दो विक्रेता होगा, दो फर्म, उसी को बोलेंगे द्विअधिकार। आगे देखिएगा, आगे देखिए 35 देखिए, विक्रय लागत क्या है? जैक 2015 क्या बोल रहा है? विक्रय लागत क्या है? विक्रय लागत, देखिए, कोई विक्रेता अपना सामान को अधिक बेचने के लिए प्रचार प्रसार करता है, तो प्रचार प्रसार पर जो पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि उसका सामान अधिक बिके, उसका प्रचार हो, तो उसको बोलेंगे विक्रय लागत। यानी कोई विक्रेता अपना पूर्ति बढ़ाने के लिए, अपना बिक्री बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार विज्ञापन पर, ठीक है, प्रचार में जो पैसा खर्च करेंगे उसको बोलेंगे विक्रय लागत या विज्ञापन लागत। ठीक है, पढ़िए, ऐसी लागत जो वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन पर खर्च की जाती है उसको बोलेंगे विक्रय लागत। ठीक है, प्रत्येक दुकानदार चाहता है उसका भीड़ ज्यादा हो, ज्यादा वस्तु बिके, तो उसके लिए वो विज्ञापन करता है, प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, तो प्रचार प्रसार विज्ञापन में जो खर्च किया जाता है उसको बोलेंगे विक्रय लागत। आगे पढ़िए, आगे देखिए 36 देखिए, 36 देखिए, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। जैक 2019-23। ठीक है, उस वक्र का नाम बताना है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। देखिए, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला एक ही फिगर है, एक ही वक्र है, उसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, हम लोग उसमें उत्पादन संभावना को दिखाते हैं। ठीक है, देखिए, उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, इस तरह का होता है, इधर होता है वाई तरफ होगा गुड्स वाई, एक्स तरफ होगा गुड्स एक्स, यानी वस्तु एक्स वस्तु वाई। ये आपको उत्पादन संभावना को दिखा रहा है। ठीक है, तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला फिगर क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका ढाल यानी स्लोप कैसा होता है? देखिए, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे गिर रहा है। बोलेगा पीपीसी का ढाल होता है बाएं से दाएं गिरता हुआ। बोलेगा ढाल गिरता कैसा है? तो ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, और ये होता कैसा है? तो मूल बिंदु ओरिजिन की तरफ देखिए इस तरह मुड़ा है, तो हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, इस तरह का पढ़े, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। इस तरह है ना, इस तरह मुड़ा है, तो ये मूल बिंदु की तरफ कैसा है? अवतल है, मतलब न तो दर है, न तो दर। ये हो गया फिजिक्स में, ये हो गया इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में बोलते हैं अवतल, इकोनॉमिक्स में बोलेंगे न तो दर। मूल बिंदु की तरफ इस तरह मुड़ा है। ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्या होगा? उत्पादन संभावना वक्र। आगे है 37 को पढ़िए। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, यानी मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या दिया था उसको लिखना है। ठीक है, 37 बोल रहा है जैक 2022। तो मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी अर्थव्यवस्था में लोग धन प्राप्त करके अपना इच्छा आवश्यकता जरूरत को पूरा करना चाहता है, यानी मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है, तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल ने कहा था। ठीक है, मार्शल के अनुसार क्या होगा? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक, देखिए, अर्थशास्त्र से संबंधित ना 4 अर्थशास्त्री 4 डेफिनेशन दिया है। पहला है एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है, यानी एडम स्मिथ ने कहा कि लोग धन के पीछे पागल हैं, सभी लोग अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई काम में धन को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। इसके बाद आया मार्शल कहता है कि लोग धन को प्राप्त करके अपना इच्छा आवश्यकता जरूरत को पूरा करना चाहता है, यानी मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है, तो मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तीसरा आया रॉबिन्स कहता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन दुर्लभ है, संसाधन सीमित है और मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, तो मनुष्य की सभी आवश्यकताएं को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो मनुष्य को क्या करना होगा? चयन करना होगा कि किन किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए, तो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा। चौथा है पॉल सैमुअल्सन कहता है कि लोग अपना संसाधन को अलग अलग काम में लगाता है विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो कहता है सैमुअल्सन कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। तो 4 डेफिनेशन है। ठीक है, धन संबंधी एडम स्मिथ, कल्याण संबंधी मार्शल, चयन दुर्लभता संबंधी रॉबिन्स और विकास संबंधी सैमुअल्सन। क्लियर हो गया? तो यहां बोला मार्शल, तो होगा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। आगे पढ़िए, देखिए 38 देखिए, 38 देखिए, 38 क्या कहता है?
उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें एकाधिकार एवं प्रतियोगिता दोनों का अस्तित्व होता है? जैक 2022। क्या बोला? उस बाजार का नाम क्या है जिसमें एकाधिकार एवं प्रतियोगिता दोनों का अस्तित्व होता है? देखिए, एकाधिकार भी हो और प्रतियोगिता भी हो, उसको बोलेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है, तो नाम क्या होगा? एकाधिकारी प्रतियोगिता, जिसमें सीमित प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता। इस बाजार को बोलते हैं हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती है, इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, सीमित प्रतियोगिता होती है। क्लियर? आगे देखिए, आगे जाएंगे हम लोग 39 में। देखिए 39 क्या है? 39, किस बाजार में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? जैक 2017। क्या बोला? किस बाजार में कीमत यानी क्या? प्राइस, और सीमांत लागत माने मार्जिनल कॉस्ट एमसी में समानता माने क्या होता है? बराबर। समान माने क्या? बराबर पाई जाती है। तो बोलिए, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत के बराबर होता है किस मार्केट में? ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, सब कोई याद रखिएगा, ठीक है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? कीमत और सीमांत लागत दोनों आपस में बराबर होता है, समान होता है, यानी प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट। बोलेगा किस मार्केट में प्राइस ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से? ज्यादा किस में होता है? तो ज्यादा होता है एकाधिकार में, ज्यादा होता है मोनोपोली में, यानी एकाधिकार बाजार में। याद रखिएगा। बोलेगा कीमत सीमांत लागत से अधिक, तो एकाधिकार में, मोनोपोली में। कीमत सीमांत लागत के बराबर, तो पूर्ण प्रतियोगिता में। आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में। आगे पढ़िए 40, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के नाम लिखिए। जैक 2020। क्या बोला? प्रतिस्पर्धा रहित, जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, यानी प्रतियोगिता नहीं होता है, कंपटीशन नहीं होता है। तो सबसे अधिक कंपटीशन होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। यहां बोल रहा है प्रतिस्पर्धा रहित, यानी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। किसमें होगा? मोनोपोली में, यानी एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, एक ही फर्म होता है। मोनोपोली में क्या होता है? एक ही विक्रेता, एक ही फर्म होता है, तो उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, यानी प्रतिस्पर्धा रहित, कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन नहीं। मोनोपोली में एक ही फर्म, एक ही विक्रेता। आगे चलिए 41 देखिए। 41 क्या बोल रहा है? पढ़िए 41। सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? जैक 2012। ये सिर्फ 12 में नहीं दिया है, बहुत बार दिया है, हम सिर्फ एगो लिख दिए हैं, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता। देखिए, सीमांत मतलब होता है एक अतिरिक्त, और उपयोगिता मतलब होता है वस्तु से प्राप्त संतुष्टि। तो किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, प्रयोग करने से जो एक्स्ट्रा संतुष्टि मिलता है, जो एक्स्ट्रा उपयोगिता मिलता है, यानी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होता है, उसको बोलेंगे सीमांत उपयोगिता, ठीक है? देखिए, किसी वस्तु का क्वांटिटी का यूज करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल यूटिलिटी, मिलेगा ही। मान लीजिए 4 क्वांटिटी का यूज करने से टोटल यूटिलिटी मान के चलिए 30 है, एक एक्स्ट्रा प्रयोग किए यानी 5 क्वांटिटी, तो हमको उससे मिल गया 35। तो बोलिए एक एक्स्ट्रा यूज करने से एक्स्ट्रा कितना मिला? 5 मिला। इसी का नाम होता है एमयू। याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, ठीक है? 4 से 30 है और 5 से 35 है, तो एक एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कितना है? 5 है, उसी का नाम है सीमांत उपयोगिता। पढ़िए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, यानी प्रयोग करने से कुल उपयोगिता मतलब क्या? टीयू में जो वृद्धि या परिवर्तन होती है, उसे उस इकाई का सीमांत उपयोगिता यानी एमयू कहा जाता है, ठीक है? अर्थात वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता टीयू में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता एमयू कहते हैं। यानी बोलिए गणित रूप में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमयू बराबर डेल्टा टीयू बाय डेल्टा क्यू, ठीक है? बोलिए सीमांत उपयोगिता एमयू क्या है? तो एक एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता टीयू में, टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन हुआ। तो टीयू में तो परिवर्तन अपने आप तो नहीं होगा, वस्तु का मात्रा में चेंज करेंगे तब ना होगा, तो डिवाइड कर दीजिए चेंज इन क्वांटिटी। तो एमयू बराबर क्या होता है? डेल्टा टीयू बाय डेल्टा क्यू। वही देखिए लिखा हुआ है, एमयू बराबर डेल्टा टीयू बाय डेल्टा क्यू। कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है? बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे चलिए 41 देखिए। 41 देखिए, इसमें नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 41 हो गया, 42 आगे देखेंगे। 42 क्या है? देखिए 42 है बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है? क्या बोला? बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है? देखिए मांग आधिक्य कब दिया है? जैक 2023 आर्ट्स में दिया है। देखिए यहां जो क्वेश्चन लिया है ना, वो जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन साइंस कॉमर्स में आया है, बहुत सारा क्वेश्चन आर्ट्स में आया है। यानी हम जो क्वेश्चन लिए हैं
वो आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का सबका मिला के लिए हैं माइक्रो का यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट बुक का, क्लास 12 इकोनॉमिक्स में फर्स्ट बुक का, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैक 2023 आर्ट्स क्या बोल रहा है, बाजार में मांग आधिक्य यानी इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड की स्थिति कब उत्पन्न होगा, तो बोलिए बाजार में मांग ज्यादा कब होगा, तो जब बाजार में प्रचलित वस्तु की कीमत संतुलन कीमत से कम हो, क्या बोले, जब बाजार में प्रचलित वस्तु की कीमत संतुलन कीमत से कम हो तो बाजार में वस्तु का मांग ज्यादा होगा पूर्ति से। बोलिए, एक होता है संतुलन कीमत जहां पर मांग पूर्ति बराबर होता है, और एक होता है प्रचलित कीमत जो बाजार में चल रहा होता है यानी वर्तमान कीमत, जो बाजार में वर्तमान में चल रहा है उसको बोलेंगे प्रचलित कीमत, जो अभी चल रहा है, और जो होना चाहिए जहां मांग पूर्ति बराबर होता है उसको बोलेंगे संतुलन कीमत। तो जब प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से कम हो जाएगा, क्या होगा, जब प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से कम हो जाएगा, देखिए आगे सवाल नंबर 42 देखिए, आगे सवाल नंबर 42 है, 42 है, बाजार में मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जैक 2023 आर्ट्स, ठीक है। देखिए यहाँ जितना क्वेश्चन पढ़ाए ना उस सारा क्वेश्चन साइंस कॉमर्स में नहीं आया है, बहुत सारा क्वेश्चन आर्ट्स में आया है, यानी हम जो क्वेश्चन लिए हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है ना वो आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से, सबसे मिला के लिए माइक्रो का यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 इकोनॉमिक्स फर्स्ट बुक का, ठीक है। तो देखिए जैक 2023 आर्ट्स में दिया, क्या दिया है, बाजार में मांग आधिक्य माने एक्सेस डिमांड, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड। बोलिए, बाजार में एक्सेस डिमांड मांग आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होगा, देखिए एक होता है संतुलन कीमत जिस पर मांग पूर्ति बराबर होता है, और एक होता है प्रचलित कीमत जो वर्तमान में चल रहा होता है उसको बोलेंगे प्रचलित कीमत। तो बोलिए, बाजार में प्रचलित कीमत जब संतुलन कीमत से कम हो जाएगा, कम, तो हम लोग वस्तु का मांग अधिक करेंगे, दुकानदार बेचना कम चाहेगा, यानी पूर्ति कम होगा मांग ज्यादा होगा, इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। यानी जब बाजार में प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से कम हो जाती है तो वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक होती है, जिसको एक्सेस डिमांड, आधिक्य मांग कहा जाता है, ठीक है। पढ़िए, जब बाजार में प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से कम होती है तब बाजार में वस्तु की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक होती है, जिसे अधिमांग या आधिक्य मांग की दशा कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। यानी यहाँ पर बाजार में वस्तु का मांग ज्यादा होगा पूर्ति से, तो इसको बोलेंगे मांग आधिक्य एक्सेस डिमांड, क्योंकि दाम घट गया है, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे देखिए 43 है, 43 क्या बोल रहा है, इसी का उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी का उल्टा क्वेश्चन है कि अधिपूर्ति क्या है, क्या बोला, अधिपूर्ति, अधिपूर्ति में क्या होता है, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। अब आप ही लोग बोलिए सप्लाई एक्सेस कब होगा, सप्लाई एक्सेस कब होगा, तो जब बाजार में प्रचलित कीमत यानी जो कीमत चल रहा है संतुलन कीमत से यानी जो कीमत होना चाहिए उससे अधिक हो जाएगा, जो कीमत होना चाहिए जब उससे दाम अधिक हो जाएगा तो हम लोग खरीदना कम चाहेंगे, दुकानदार बेचना अधिक चाहेगा, क्योंकि दाम बढ़ गया उसको लाभ ज्यादा होगा, वो बेचना अधिक चाहेगा, हम खरीदना कम चाहेंगे, यानी मांग कम होगा पूर्ति अधिक होगा, उसको बोलेंगे अधिपूर्ति। पढ़िए, जब बाजार में प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से अधिक होती है तब बाजार में वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है, जिसे अधिपूर्ति की दशा कहते हैं। यानी यहाँ पर वस्तु का पूर्ति जो है वो ज्यादा होगा, किससे, डिमांड से यानी मांग से। क्लियर। आगे देखिए 44 को पढ़िए, 44 है, सीमांत आगम को परिभाषित कीजिए, जैक 2023 क्या बोला, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। तो सीमांत माने एक अतिरिक्त, बार बार वही तो आता है, सीमांत मैंने एक अतिरिक्त, और आगम मैंने वस्तु को बाजार में बेचने से फर्म को जो पैसा प्राप्त होता है आय, उस आय को बोलेंगे आगम। तो बोलिए सीमांत आगम क्या है, एक अतिरिक्त इकाई का एक्स्ट्रा बिक्री करने से कुल आगम में जो परिवर्तन होगा, जो एक्स्ट्रा आय प्राप्त होगा उसको बोलेंगे सीमांत आगम, ठीक है। पढ़िए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का बिक्री करने से कुल आगम में जो वृद्धि या परिवर्तन होती है उसे उस इकाई की सीमांत आगम यानी एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू यानी इसको बोलेंगे एमआर कहा जाता है, ठीक है। अर्थात किसी वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल आगम यानी टीआर में परिवर्तन की दर को सीमांत आगम एमआर कहते हैं। बोलिए एमआर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीआर बाय डेल्टा क्यू, सब तो उसी तरह है। यानी सीमांत आगम एमआर क्या हो जाएगा, कोई वस्तु है उसका मात्रा में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा,
कुल आगम टोटल रेवेन्यू में चेंज हो जाएगा, उसका अनुपात कर देंगे, हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू एमआर। यानी कोई वस्तु का क्वांटिटी का 10 इकाई बेचने से टोटल रेवेन्यू आता है 100 रुपया, एक इकाई एक्स्ट्रा बेचेंगे 11 इकाई तो हमको मान लीजिए आय प्राप्त हुआ 120 रुपया। तो एक एक्स्ट्रा बेचने से एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ 20 रुपया, एक एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा 20 है तो उसको बोला जाएगा एमआर मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीमांत आगम, सीमांत लागत, सीमांत उपयोगिता सब एक ही चीज है। सीमांत माने एक अतिरिक्त और आगम माने बेचने से प्राप्त राशि। तो एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन या वृद्धि होगा, जो एक्स्ट्रा आय प्राप्त होगा, उसी का नाम सीमांत आगम होगा। ठीक है, आगे पढ़िए 45 पढ़िए। 45 क्या बोल रहा है देखिए कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, कब दिया है, जैक 2025 में दिया है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, जैक 2025 में दिया है। ठीक, देखिए बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार माने क्या होता है, बाजार अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें निजी पूंजीपतियों का बोलबाला होगा, जिसमें क्रय विक्रय होगा, इसमें कीमत तंत्र का बात किया जाएगा। यानी बाजार में कभी कीमत घटाकर कभी कीमत बढ़ाकर बाजार का समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पढ़िए बाजार अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़े सभी निर्णय मुख्य रूप से बाजार की शक्तियों यानी मांग यानी डिमांड और पूर्ति यानी सप्लाई के आधार पर लिए जाते हैं। और उत्पादन के साधनों पर देखिए निजी पूंजीपतियों यानी प्राइवेट कंपनियों का हाथ होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और इसमें आर्थिक समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र के द्वारा होता है। मतलब बाजार में कभी कीमत घटाकर कभी कीमत बढ़ाकर बाजार का समस्या को सॉल्व किया जाता है। जैसे अभी देखिएगा फूलगोभी का उत्पादन ज्यादा हो गया है, तो कच्चा माल है, बेचना पड़ेगा, उपाय नहीं है, तो दाम कम करके किसान बेच रहा है। लेकिन यही फूलगोभी 2 महीना पहले महंगा बिक रहा था, क्यों, तभी डिमांड था अधिक और सप्लाई कम था। यानी वस्तु था कम और आदमी अधिक खोज रहा था, तो अधिक दाम बढ़ा के बेचा जा रहा था। और अभी क्या है, उत्पादन हो गया ज्यादा और खाने वाला कम हो गया, तो दाम कम करके बेच रहा है। तो बाजार में इसी तरह होता है, कभी दाम कम कभी ज्यादा करके बाजार का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यही बोलिए रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़े सभी निर्णय मुख्य रूप से बाजार की शक्तियां मतलब मांग यानी खरीदारी, डिमांड और पूर्ति यानी बिक्री यानी सप्लाई के आधार पर लिए जाते हैं। और उत्पादन के साधनों पर निजी पूंजीपति प्राइवेट कंपनी का हाथ होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना होता है। वो लाभ कमाने के लिए कभी दाम बढ़ाएगा कभी घटाएगा, नहीं बिक रहा है दाम कम कर देगा, अधिक बिकेगा दाम बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए 46 पढ़िए, 46 क्या होगा जब बाजार में मांग एवं पूर्ति में एक समान दर से वृद्धि हो, जैक 2025। क्या बोला कि क्या होगा जब बाजार में मांग एवं पूर्ति में एक समान दर से वृद्धि हो, कब आया, जैक 2025 में। अच्छा बोलिए, हम लोग कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो हम लोग जितना खरीदना चाहेंगे दुकानदार उतने बेचना चाहेगा। यानी हम लोग का मांग दुकानदार का पूर्ति के बराबर होगा, तो दाम कुछ नहीं होगा। सिंपल है, यह बोल तो रहा है कि मांग और पूर्ति में एक समान दर से वृद्धि हो, तो हम लोग जितना डिमांड करेंगे दुकानदार उतने बेचने खोजेगा, तो दाम कुछ नहीं होगा, दाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दाम में परिवर्तन कब होता है पता है, जब मांग पूर्ति अप डाउन करता है। कैसे, हम लोग कोई वस्तु का मांग बेसी कर दिए, दुकानदार बेचना कम चाह रहा है, तो दाम बढ़ा देगा दुकानदार, सिंपल है। दूसरा बात देखिए, दुकानदार कोई वस्तु बेचना अधिक चाह रहा है, हम लोग खरीदना कम चाह रहे हैं, तो फिर दुकानदार को बेचने के लिए दाम घटाना पड़ेगा। लेकिन हम जितना डिमांड कर रहे हैं दुकानदार उतने सप्लाई करना चाह रहा है, मांग पूर्ति बराबर है, एक समान है, तो दाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बाजार में मांग और पूर्ति एक समान दर से वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है, नो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर दाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि डिमांड सप्लाई बराबर है। जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से तब ये प्राइस बढ़ता है, और जब डिमांड कम हो सप्लाई ज्यादा हो दुकानदार को बेसी बेचना है, ऑटोमेटिक दाम घटाना होगा, उसको कोई उपाय नहीं है। आगे देखिए 47 देखिए 47 है देखिए, और अंतिम 3 क्वेश्चन होगा। किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति में 10% की वृद्धि होती है, वस्तु की पूर्ति लोच की गणना कीजिए, जैक 2024। मतलब एक साल पहले आया है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु की कीमत में 8% वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति में 10% की वृद्धि होती है, तो पूर्ति की लोच क्या होगा, तो पूर्ति की लोच क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में जो प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होता है, उसी को बोलते हैं पूर्ति की लोच। ठीक है, तो पूर्ति की कीमत लोच कैसे निकालते हैं, देखिए पहले पूर्ति दिख रहा है बाद में कीमत, तो पहले पूर्ति है ना तो ऊपर में पूर्ति होगा,
पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, और बाद में दिख रहा है कीमत तो नीचे कीमत होगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एकदम शॉर्टकट याद रखिएगा, पूर्ति की कीमत लोच तो ऊपर में पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, बाद में दिख रहा है कीमत तो नीचे होगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब सवाल देखिए, कीमत में है 8%, देखिए कीमत में लिख दिया नीचे 8, लिख दीजिए नीचे लिखिए 8%। अब पूर्ति में कितना है, देखिए पूर्ति में कितना है 10%, तो यहाँ लिखिए 10%, परसेंट कट गया, और ये 8 है ये 10 है, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5/4 मतलब क्या 4 एका 4, बचेगा कितना 1 0 हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, बचेगा 2 20, 5 4 20, कितना हो गया 1.25, जो 1 से ज्यादा है। 1 से अधिक होने पर क्या होता है, 1 से अधिक होने पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सापेक्षता लोचदार पूर्ति होगा। 1 से अधिक होने पर क्या होगा, सापेक्षता लोचदार पूर्ति होगा। इसको सॉल्व कर देना है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सवाल को पढ़िए, फॉर्मूला में बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि 1 से बेसी आया तो लोचदार, 1 से कम आया तो बेलोचदार, 1 आया तो इकाई लोचदार। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 48 देखिए, गिफिन वस्तु से आप क्या समझते हैं, जैक 2024, ठीक है। गिफिन वस्तु, गिफिन गुड्स मतलब घटिया वस्तु, जो बिकता है फुटपाथ में उसको बोलते हैं गिफिन वस्तु, घटिया वस्तु। अच्छा बोलिए, तो जो वस्तु बिकता है फुटपाथ में उसमें नियम क्या लगता है, देखिए उसमें नियम यही लगता है कि प्राइस और डिमांड, यही है। देखिएगा फुटपाथ में क्या होता है, जब वस्तु बिकता है उसका जब दाम कम रहेगा ना, जब दाम कम रहेगा, देखिए ऐसे ही उसका दाम कम होता है क्योंकि उसका क्वालिटी लो होता है, वो कम टिकाऊ होता है, तो उसका दाम ऐसे ही कम होता है। यदि और दाम कम हो जाए तो लोग सोचेगा वस्तु खराब है, नहीं खरीदेंगे, ये वस्तु मतलब तुरंत टूट जाएगा, तुरंत सड़ जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी जब दाम कम हो जाएगा ना गिफिन वस्तु, घटिया वस्तु का, तो लोग उसको खराब सोच के नहीं खरीदेगा, उसको हीन भावना से देखेगा, खराब नजर से देखेगा, उसका डिमांड कम करेगा। और जैसे ही उस वस्तु को हल्का मॉडिफाई करके, हल्का फ्रेश करके उसको बेचेंगे, मतलब दाम बढ़ा के बेचेंगे, तो लोग को लगेगा वस्तु अच्छा है, वस्तु खरीदेगा, तो वस्तु का डिमांड कर देगा। यानी वो वस्तु का जब दाम कम है तो लोग खराब सोच के नहीं खरीदेगा, डिमांड कम। और जैसे ही उसको थोड़ा सा हल्का मॉडिफाई करके फ्रेश करके बेचेंगे, हल्का दाम बढ़ा देंगे, अब लोग को लगेगा वस्तु अच्छा है, अब लोग लेने लगेगा। यानी दाम बढ़ने से वस्तु अच्छा हो गया, तो जब दाम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो बोलिए प्राइस में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कैसे, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, प्लस प्लस प्लस, ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस। तो गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि मांग का नियम में कीमत और मांग के बीच नेगेटिव संबंध, यहाँ हो गया पॉजिटिव, लागू नहीं होता है। देखिए वह वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है और कीमत घटने पर मांग में कमी होती है, यानी कीमत एवं मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है, इसीलिए गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। देखिए गिफिन वस्तु में इस तरह का बात होता है कि दाम कम रहेगा तो लोग खराब सोच के नहीं खरीदेगा, कम खरीदेगा, उसी का जब दाम बढ़ जाएगा तो लोग को लगेगा अच्छा, खरीदने लगेगा। तो इसमें मांग का नियम लागू नहीं हुआ, पॉजिटिव संबंध हो गया ना, तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। लिखा हुआ है कीमत बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है और कीमत घटने से मांग में कमी होती है। गिफिन वस्तु हो गया, बोलेगा ग्राफ बनाइए, ग्राफ, तो ग्राफ बना दीजिएगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, इधर प्राइस है, इधर डिमांड है। देखिए जब दाम कम है तो लोग खराब सोच के नहीं खरीदा, कम डिमांड, और जैसे प्राइस बढ़ा लोग खरीदने लगेगा, प्राइस बढ़ेगा खरीदने लगेगा, ग्राफ जाएगा ऊपर, ये आपका डी डिमांड कर्व हो गया। क्लियर है, चलिए आगे देखिए 49, देखिए आगे 49 नंबर, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, जैक 2024, ठीक है। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, बोलिए फलन कब होता है, जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे निर्भर करता है ना, तब होता है फलन यानी फंक्शन, ठीक है। तो उत्पादन फलन दिया यानी प्रोडक्शन फंक्शन, तो बोलिए उत्पादन किस पर निर्भर है, फलन तब होगा जब एक चीज दूसरे पर निर्भर करेगा। तो उत्पादन निर्भर करता है उत्पत्ति के साधन पर, कितना उत्पादन होगा तो निर्भर करेगा साधन पर, कितना लेबर लगाएंगे, कितना जमीन लगाए हैं, कितना बिल्डिंग है, कितना मशीन है, कितना पूंजी है, कितना कच्चा माल है, उस पर डिपेंड है। तो बोलिए उत्पादन फलन क्या है, किसी वस्तु का उत्पादन और उसके उत्पत्ति के साधन के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को बोलेंगे उत्पादन फलन, ठीक है। पढ़िए, किसी वस्तु का उत्पादन और उसके उत्पत्ति के साधनों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। देख लीजिए गणित रूप में क्या होगा, क्यू एक्स, यानी एक्स का जो क्वांटिटी है, एक्स गुड्स का जो उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी है, वो फंक्शन होगा किसका, ए बी सी डी का। ए बी सी डी क्या है, उत्पत्ति के 4 साधन, भूमि, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी, कच्चा माल, ये सब, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, क्यू एक्स मतलब हो गया एक्स वस्तु का उत्पादन का मात्रा क्वांटिटी, जो निर्भर करता है यानी फंक्शन है किसका, एबीसीडी 4 साधन का। तो क्यू एक्स क्या है, वस्तु एक्स का उत्पादन, और एबीसीडी क्या है, उत्पत्ति के 4 साधन, ठीक है। एल से लैंड हो गया, एल से लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, के से पूंजी, और हो गया इंटरप्रीनियर यानी ई से हो गया आपका उद्यमी यानी साहसी हो गया। बोलिए तो उत्पादन फलन जब लिखे अभी कि क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए बी
सी डी। बोलिए ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक निश्चित समय में उत्पादन के साधन का प्रयोग करने से वस्तु एक्स का कितना उत्पादन होगा, यही बताता है। बोलिए उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन में कितनी मात्रा एवं किस दिशा में परिवर्तन होता है। मतलब हम एक टाइम में, मान लीजिए 1 महीना या 6 महीना के भीतर में कितना लेबर लगाएं, कितना पूंजी लगाएं, कितना मशीन लगाएं, कितना बिल्डिंग लगाएं, कितना कच्चा माल लगाएं, तो उससे कितना उत्पादन हुआ, कितना बढ़ा या कितना घटा, जिस तरह से, तो उसको बोलेंगे उत्पादन फलन। ठीक है, आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन देखिए 50, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। देखिए लास्ट क्वेश्चन 50, यदि किसी वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की लागत 60 रुपये तथा 11 इकाई उत्पादन की लागत 75 रुपये हो तो इसकी सीमांत लागत क्या होगी? जैक 2025, मतलब पिछला साल आया है। ठीक है, क्या बोला है? 10 इकाई में 60 रुपया और 11 इकाई में 75 रुपया लागत है, तो सीमांत लागत क्या होगा? तो हम लोग सीमांत लागत पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े? बोलिए। सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन इकाई में परिवर्तन, यानी एमसी बराबर क्या होता है? डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन हो उसी का नाम एमसी होता है। क्लियर है? तो बोलिए उत्पादन लागत में कितना चेंज हुआ? तो देखिए लागत 60 था, 75 हो गया, तो चेंज कैसे निकालेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में 75 है, फर्स्ट में 60 है, तो बड़ा में छोटा माइनस करेंगे, हो गया डेल्टा क्यू, यानी मात्रा में चेंज। तो देखिए मात्रा कितना है? पहले 10, बाद में 11 हुआ, तो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी बड़ा माइनस छोटा। तो बोलिए 75 में गया 60 तो 15, 11 में गया 10 तो 1, तो आ गया 15 रुपया। ये आपका हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। देख लीजिए यहाँ पर सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन इकाई में परिवर्तन, एमसी बराबर डेल्टा टीसी बटा डेल्टा क्यू। 75 माइनस 60 बटा 11 माइनस 10, 15 बटा 1, 15 रुपया हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ये कब आया है? जैक 2025 में। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ये सब्जेक्टिव का पहला वीडियो था। ठीक है, आप लोग सभी जीपीएस एकेडमी को ताबड़तोड़ शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ का सभी टीचर दमदार है, मेहनत करने वाला है, एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आते हैं, पूरा तैयारी के साथ, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।